वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 18 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ठोस के अभिलाक्षणिक गुण। ठोस के अभिलाक्षणिक गुणों में डियर स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं वैद्युतीय गुण। वैद्युतीय गुण हमने कहा वैद्युत चालन के आधार पर, वैद्युत चालन के आधार पर हमने ठोस को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया। वैद्युत चालन के आधार पर ठोस को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में डिवाइड किया। ठोस जो हैं इनको विद्युत धारा के चालन के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं चालक, दूसरे होते हैं अचालक और तीसरे हमारे पास होते हैं अर्धचालक। कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया डियर स्टूडेंट्स हमने। कौन कौन से हैं? चालक, अचालक, अर्धचालक। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं या अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। यानी कि चालक जो पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। अचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है अर्धचालक। वे पदार्थ हैं जो सामान्य ताप पर विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत धारा का चालन करते हैं। हमने कहा इनकी चालकता परास जो है चालक की चालकता परास 10 की घात 4 से लेकर के 10 की घात 6 या 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती है। अचालकों की चालकता परास 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती है। और इनकी 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती है। यानी कि अर्धचालकों की चालकता रेंज चालक से कम होती है और अचालक पदार्थों से अधिक होती है। क्लियर हो गई बात? हमने विद्युतीय गुणों के आधार पर या विद्युत धारा के चालन के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। चालक, अर्धचालक और अचालक। चालक जो विद्युत धारा का चालन करते हैं या अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। जो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं अचालक कहलाते हैं। और जो सामान्य ताप पर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं लेकिन उच्च ताप पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता रेंज 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनकी चालकता रेंज 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इनकी चालकता रेंज दोनों के बीच में होगी, 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की रहेगी। सर्वाधिक चालकता रेंज 10 की घात 7 है जो पाई जाती है डियर स्टूडेंट्स किसमें? धातुओं में। किसमें होती है? धातुओं में। क्लियर? अब हम बात करेंगे चालक जो हैं इनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं धात्विक चालक और दूसरे होते हैं वैद्युत अपघटनीय चालक। चालक को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक। ठीक है, हम बात कर लें धातुओं में। मेन रूप से विद्युत का चालन जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन द्वारा। यानी कि मैं आपसे कह दूं यहां पर आवेश वाहक कण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉनीय चालक भी कहते हैं। कौन से चालक कहते हैं? इलेक्ट्रॉनीय चालक भी कह देते हैं। धात्विक चालक का दूसरा नाम आ गया इलेक्ट्रॉनीय चालक। हम कहेंगे जब इनमें विद्युत चालन होगा
तो यहाँ किसी भी प्रकार का फिजिकल यानी भौतिक और केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ना तो कोई फिजिकल परिवर्तन होगा ना ही केमिकल परिवर्तन होगा। धातुओं की स्थिति संरचना हम पहले पढ़ चुके हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का एक बहुत बड़ा भाग हमारे पास है, बहुत बड़ा समुद्र हमारे पास है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु के धनायन यानी कर्नेल डूबे होते हैं। तो इनमें धात्विक चालकों में विद्युत धारा का चालन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन यानी आवेश वाहक कण कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी कारण इनको हम इलेक्ट्रॉनीय चालक भी कहते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन धात्विक चालकों में किसी भी प्रकार का नहीं होगा जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, यानी कि धातु की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण हम कहेंगे कि चालकता जो है इनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि चालकता के मान में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी? कम। तब हम कहेंगे ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों में चालकता क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? कम हो जाती है। दूसरा हमारे पास आता है वैद्युत अपघटनीय चालक। वैद्युत अपघटनीय चालक जो हैं इनमें विद्युत का चालन जो होता है वो होता है आयनों से। विद्युत का चालन किनके द्वारा होता है? आयनों द्वारा होता है, धनायन और ऋणायन द्वारा। आयनों द्वारा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां आवेश वाहक कण कौन है? आयन है। इसलिए इन चालकों को हम आयनिक चालक भी कहते हैं। कौन से चालक कहते हैं? आयनिक चालक। अब देखो विद्युत अपघटनीय सेल कहीं हम आगे पढ़ेंगे। जब हम किसी भी विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब हम कहेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य पदार्थ अपने धनायनों और ऋणायनों में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम कहेंगे जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से आयनन की मात्रा बढ़ेगी। आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और आयनन की मात्रा बढ़ेगी तब हम कहेंगे चालकता का मान भी बढ़ेगा। चालकता का मान भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बढ़ेगा। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट आ गए, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक। इनमें डिफरेंट क्या है? यहां विद्युत का चालन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। वैद्युत अपघटनीय चालकों में विद्युत का चालन किसके द्वारा हो रहा है? आयनों के द्वारा। यहां आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहां आवेश वाहक कौन है? आयंस। इनमें इलेक्ट्रॉनीय चालक भी कहलाते हैं और ये आयनिक चालक भी कहलाते हैं। इनमें कोई भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघटनीय चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता कम हो जाएगी धात्विक चालकों की। लेकिन विद्युत अपघटनीय चालक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयनन की मात्रा बढ़ेगी, और आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो हम कहेंगे चालकता बढ़ जाएगी। क्लियर? चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत? चलूं क्या? अब देखें हमारे पास मेनली जितने भी हमारे पास पदार्थ होते हैं, मेटेलिक पदार्थ या आयनिक, ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब हम दूसरी बात करें अचालक। अचालक में हमने कहा कि इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। इनकी चालकता रेंज 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 कोटि की होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, फास्फोरस, सल्फर, ये कैसे पदार्थ हो गए? अचालक पदार्थ हो गए। कैसे पदार्थ हो गए? अचालक। तीसरे नंबर पर हम अर्धचालकों की बात करें तो सामान्य ताप पर इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इनकी चालकता रेंज जैसा कि हमने आपको बताया 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती है। यानी कि इनकी चालकता चालक पदार्थों से तो कम होती है, लेकिन अचालक पदार्थों से ज्यादा होती है। फिर हम एक बात और कर लें कि इसके एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? अर्धचालक के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर? अर्धचालक के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे, एक पॉइंट और ध्यान दें कि हमारे पास जो धात्विक चालक हैं ये ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत धारा का चालन करेंगे।
लेकिन वैद्युत अपघटनीय चालक जो होते हैं ये आयनिक जो चालक होते हैं, इनमें ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होगा, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे धातुओं में विद्युत चालन की क्रियाविधि। हम टॉपिक लेंगे धातुओं में वैद्युत चालन की क्रियाविधि। धातुओं में वैद्युत चालन की क्रियाविधि। धातुओं में वैद्युत चालन जो करते हैं, इसकी क्रियाविधि को हम स्पष्ट करेंगे बैंड सिद्धांत के अनुसार। किसके आधार पर स्पष्ट करेंगे? बैंड सिद्धांत के आधार पर। कौन से सिद्धांत के आधार पर? बैंड सिद्धांत के आधार पर। बैंड जो सिद्धांत है ये मेनली डिपेंड करेगा एमओटी पर, अणु कक्षक सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। 11वीं में पढ़ा है आपने, 11वीं क्लास में। किस पर आधारित है बैंड सिद्धांत? एमओटी पर आधारित है, अणु कक्षक सिद्धांत पर आधारित है। अणु कक्षक सिद्धांत हमें क्या कहता है? यह सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे पास कक्षक है परमाणुवीय कक्षक। परमाणुवीय कक्षक जो हैं ये आपस में युग्मित होंगे और युग्मित होकर के क्या बनाएंगे? अणु कक्षक बनाएंगे, आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये युग्मित होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास दो प्रकार के होंगे। एक निम्न ऊर्जा के होंगे जिनको हम आबंधित अणु कक्षक कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरे जो उच्च ऊर्जा के होंगे ये कहलाएंगे प्रतिआबंधित अणु कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। क्लियर। हमने क्या कहा? धातुओं में विद्युत चालन की क्रियाविधि को हम स्पष्ट करें तो धातुओं में विद्युत चालन की क्रियाविधि बैंड सिद्धांत पर आधारित है। बैंड सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? एमओटी पर, अणु कक्षक सिद्धांत पर। अणु कक्षक सिद्धांत हमें क्या कहता है कि परमाणु कक्षक जब आपस में युग्मित होंगे तो आपस में युग्मित होकर के ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे और ये नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। इन नए कक्षकों को हम कहते हैं अणु कक्षक या आणविक कक्षक। अणु कक्षक दो प्रकार के होते हैं। जितने अणु कक्षक बनेंगे, ध्यान दें, जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतनी संख्या में नए अणु कक्षक बनेंगे। इनमें से आधे निम्न ऊर्जा के और आधे उच्च ऊर्जा के होंगे। निम्न ऊर्जा के अणु कक्षक आबंध बनाने में भाग लेते हैं, इनको हम आबंधित अणु कक्षक कहते हैं। और उच्च ऊर्जा के कक्षक जो है ये आबंध बनाने में भाग नहीं लेते, इनको हम कहते हैं प्रति आबंधित अणु कक्षक। अब हम कहें कि जब इन आबंधित और प्रति आबंधित अणु कक्षकों की एनर्जी में गैप कम है, ऊर्जा में डिफरेंट नहीं है, तो ये आबंधित अणु कक्षक और फिर ये प्रतिबंधित अणु कक्षक, जब इनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर आता है तो इस तरीके से व्यवस्थित होकर के और ये एक पट्टिका का निर्माण करेंगे। इसको हम कहेंगे बैंड। ठीक है। क्या कहा हमने? जब इनकी ऊर्जा के मान में कमी, ऊर्जा के मान में डिफरेंट बहुत कम होता है तो इस प्रकार ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के एक पट्टिका का निर्धारण करते हैं। इस पट्टिका को हम बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड। बैंड हमारे पास बेटा दो प्रकार के होंगे। बैंड कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक होता है संयोजकता बैंड और दूसरा होता है चालकता बैंड। बैंड कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड। क्लियर। अब हम कहेंगे कि जो अणु कक्षक हमारे पास पट्टिका का निर्माण कर रहे हैं तो इस बैंड में या तो ये पूर्ण पूरित है या हम कहते हैं अर्धपूरित जो होता है। ये बैंड कौन से बैंड होते हैं? संयोजकता बैंड होते हैं। और जो रिक्त बैंड होते हैं वो रिक्त बैंड हमारे पास कौन से बैंड होते हैं? चालकता बैंड होते हैं। मैंने ये बैंड बनाया
और मैंने कह दिया कि ये बैंड कंप्लीट पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, फुलफिल है, तब हम कहेंगे ये हमारे पास संयोजी बैंड है। या मैं कह दूं कि ये बैंड जो आधा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है और आधा रिक्त है, तब भी मैं कहूँगा कौन सा बैंड है, ये संयोजी बैंड है। और जो रिक्त बैंड है पूर्ण रूप से जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है, तो ये तो हमारे पास दो बैंड हो गए, इनको हम कहेंगे संयोजी बैंड। कौन से बैंड कहेंगे? संयोजी बैंड। और ये जो रिक्त बैंड है ये हमारे लिए कौन से बैंड का कार्य करेगा? चालकता बैंड का कार्य करेगा। तो बैंड हमारे पास दो प्रकार के होंगे, एक तो हो गया संयोजी बैंड और एक हो गया चालन बैंड। अब हम बात कर लें स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में मैंने आपसे कहा कि ये संयोजी बैंड आधा भरा हुआ है, अर्ध पूरित संयोजी बैंड है। या फिर मैं आपसे कह दूं संयोजी बैंड पूर्ण पूरित है, और चालकता बैंड रिक्त है। लेकिन संयोजी बैंड और चालकता बैंड जो हैं ये अतिव्यापित कर रहे हैं एक दूसरे में, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र आ गया दोनों का, कौन सा क्षेत्र आ गया? अतिव्यापन क्षेत्र या अतिव्यापित क्षेत्र हो गया। और मैं कह दूं अर्धपूरित संयोजी बैंड या पूर्णपूरित संयोजी बैंड व रिक्त चालन बैंड, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं? अतिव्यापित हो रहे हैं। इन दोनों कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन जो हैं आसानी से निकल करके रिक्त बैंड की तरफ गति करेंगे। यहां भी इलेक्ट्रॉन आसानी से सामान्य ताप पर निकल करके और चालन बैंड में चले जाएंगे और ये आसानी से चालकता दर्शाएंगे। और ये पदार्थ हमारे पास किसका कार्य करेंगे? चालक का। तो स्थिति फर्स्ट मैंने आपसे एक्सप्लेन किया चालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें अर्धपूरित संयोजी बैंड अथवा अतिव्यापित पूर्णपूरित संयोजी बैंड और रिक्त बैंड होते हैं, रिक्त चालन बैंड अतिव्यापित होते हैं। तब इनमें इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करेगा, संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति करेंगे और ये आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। या मैं कह दूं ये स्ट्रक्चर्स मेनली होती है धातुओं की। किनकी होती है? धातुओं की। क्लियर? सेकंड स्थिति हमारे पास आती है, स्थिति सेकंड क्या होती है कि हमारे पास ये संयोजी बैंड है, पूर्णपूरित है। कैसा बैंड है? संयोजी बैंड पूर्णपूरित है, पूर्णपूरित संयोजी बैंड है। और इसके ऊपर ये हमारे पास रिक्त बैंड है, चालन बैंड, रिक्त चालन बैंड है। ठीक है? इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल है, ये ऊर्जा अंतराल हाई है, उच्च है। ऊर्जा अंतराल उच्च है तो मैं कहूंगा सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति नहीं करते। और ये ऊर्जा अंतराल इतना अधिक है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति नहीं कर पाते। और ऐसे पदार्थ किसका कार्य करते हैं? अचालक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अचालक का। केस थर्ड, स्थिति थर्ड क्या होती है? स्थिति थर्ड होती है कि हमारे पास ये तो हो गया पूर्णपूरित चालन संयोजी बैंड,
और संयोजी बैंड कैसा है, पूर्ण पूरित है। ये हमारे पास है रिक्त चालन बैंड, और इन दोनों के बीच ऊर्जा अंतराल है, ये ऊर्जा अंतराल कम है। ऊर्जा अंतराल कैसा है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किसमें गति करेंगे, रिक्त चालन बैंड में गति करेंगे, और ये पदार्थ हमारे लिए कार्य करेंगे किसका, अर्धचालक का। किसका कार्य करेंगे, अर्धचालक का। 3 कंडीशन हो गई हमारे पास। पहली स्थिति में मैंने आपसे कहा कि या तो अर्धपूरित संयोजी बैंड हमारे पास है, या फिर पूर्ण पूरित संयोजी बैंड और चालन बैंड, रिक्त चालन बैंड, दोनों एक दूसरे के साथ अतिव्यापित कर रहे हैं, दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर ही गति करेंगे, किसमें, संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति करेंगे, और ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाएंगे। ये हो गई धातुओं की स्ट्रक्चर। सेकंड कंडीशन में मैंने कहा पूर्ण पूरित संयोजी बैंड और रिक्त चालन बैंड दोनों के बीच गैप बहुत ज्यादा है, और गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन इजीली सामान्य ताप पर भी और हाई टेम्परेचर पर भी संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति नहीं कर पाते, और ऐसे पदार्थ हमारे लिए क्या कहलाते हैं, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन हो गई कि हमारे पास पूर्णपूरित संयोजी बैंड और रिक्त चालन बैंड के बीच गैप कम है, और दोनों के बीच गैप कम है। कम गैप है तो इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर तो गति नहीं करेंगे, लेकिन उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति करेंगे, और ऐसे पदार्थ हमारे लिए किसका कार्य करेंगे, अर्धचालक का कार्य करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, देखें, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, रिक्त बैंड से कौन से बैंड में जा रहे हैं, संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड से चालन बैंड में, संयोजी बैंड से किस में जा रहे हैं, चालन बैंड में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में जाएंगे, तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लग जाएगा, युग्मन हो जाएगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगे, युग्मित होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, और हम कहेंगे कि ऐसे पदार्थों की चालकता का मान कम होता जाएगा। पहली कंडीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि चालक पदार्थों पर ताप बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कारण पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लग जाएंगे, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और चालकता कम होती जाएगी। सेकंड हमारे पास है अचालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति नहीं कर रहे हैं, उच्च ताप पर भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति नहीं कर रहे हैं, यानी कि ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों की चालकता जो है ये अप्रभावित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, ताप बढ़ाएंगे तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन निम्न ताप पर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ताप बढ़ाते इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, संयोजी बैंड से रिक्त बैंड में जा रहे हैं। तो ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चालक पदार्थ पर ताप का क्या प्रभाव पड़ा, चालक पदार्थों की चालकता कम हो गई ताप बढ़ाने पर। अर्धचालक पदार्थों पर ताप बढ़ाने से चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अचालक पदार्थों पर ताप बढ़ाने से चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अर्धचालकों में ताप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्लियर, चलें आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम विद्युत धारा के चालन के आधार पर ठोस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, चालक, अचालक, अर्धचालक। हमने इनकी चालकता रेंज देखी। चालकता रेंज के बाद धातुओं में हमने
विद्युत धारा के चालन की क्रियाविधि को देखा और इस क्रियाविधि के आधार पर हमने लिया धातु में विद्युत चालन की क्रियाविधि कौन से सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर। बैंड किस पर आधारित है, बैंड सिद्धांत MOT पर आधारित है। जब परमाणु कक्षक आपस में युग्मित होंगे तो ये अणु कक्षकों का निर्माण करेंगे। हमने कहा अणु कक्षकों में यदि एनर्जी गैप कम है, एनर्जी में बहुत कम अंतर है, ऊर्जा का अंतर बहुत कम है, तब हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के पट्टिका का निर्माण करेंगे, जिसे हम कहेंगे बैंड। ये पट्टिका या बैंड हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। फिर हमारे पास धातु में 3 प्रकार की स्ट्रक्चर्स आ गई। एक आ गई जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड अर्धपूरित है, और दूसरी आ गई जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित हो रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हमने कही किसकी है, चालक पदार्थों की है और धातुओं की है। और इनमें हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अधिक संख्या में चालन बैंड में जाएंगे और युग्मित होने लग जाएंगे, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की चालकता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेकंड हमने कहा जब इन दोनों के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है तो ना तो सामान्य ताप पर ना ही उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएंगे और ना ही इनमें विद्युत धारा का चालन होगा। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अचालक पदार्थ कहलाएंगे। ताप बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। थर्ड नंबर पर आता है कि इनके बीच एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम है तो सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे और ये विद्युत धारा का चालन करेंगे उच्च ताप पर। ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ हैं, अर्धचालक पदार्थ हैं। तो इन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ा, ताप पर बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।